आज अमन ऑफिस से जैसे ही घर लौटा तो उसी समय फोन की घंटी बजी। अमन ने फोन उठाया। हेलो, क्या आप शीला जी के बेटे अमन वर्मा बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं आशीर्वाद वृद्ध आश्रम से बात कर रही हूँ। आशीर्वाद वृद्ध आश्रम का नाम सुनते ही अमन तुरंत बोला, जी बोलिए, क्या बात है? मेरी माँ तो ठीक है ना? अमन चिंतित स्वर में बोला, जी हाँ, आपकी माताजी बिल्कुल ठीक है। दरअसल हमें आपको बताना था कि हमारे वृद्ध आश्रम की जमीन सरकार द्वारा स्थानांतरित की गई है। इसके बदले में हमें शहर से 10 किलोमीटर दूर जगह दी गई है। वहाँ वृद्ध आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 1 महीने के भीतर ये काम पूरा हो जाएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि यदि हो सके तो 1 महीने के लिए आप अपनी माताजी को अपने पास रख लें। जैसे ही वृद्ध आश्रम की बिल्डिंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है, मैं कल सुबह आकर ही माँ को वहाँ से ले आता हूँ। ऐसा कहकर अमन ने फोन रख दिया। फोन सुनते ही अमन कुछ सोच में पड़ गया। तभी उसकी पत्नी रितु रसोई घर से बाहर आई और बोली, किस सोच में डूबे हो? किसका फोन था? तो अमन ने कहा, वृद्धाश्रम से फोन था। वह बता रहे थे कि वृद्धाश्रम शहर से बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है, इसलिए हमें माँ को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखना होगा। क्या? और तुमने हाँ कर दी? रितु चौंकते हुए बोली, तो और क्या करता रितु, अपनी माँ को परेशान होने के लिए ऐसे ही छोड़ देता? लो, बैठे बिठाए अब एक और मुसीबत, रितु मुंह बनाते हुए बोली। तो अमन बोला, रितु ऐसे समय में जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब केवल तुम्हारी जिद की वजह से मैंने उन्हें वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया, और अब मेरी माँ का कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना भी तुम्हें मुसीबत लग रहा है? फिर रितु गुस्से से बोली, अमन, हमारे घर में केवल 2 ही कमरे हैं, तो उनकी जगह कैसे बन पाएगी? और फिर हमारे बेटे सोनू के पेट में इन्फेक्शन की वजह से मैं पहले ही ऑफिस से बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ, फिर भी उसकी तबीयत जस की तस बनी हुई है। ऊपर से अब तुम्हारी माँ भी। कहते हुए रितु नाराजगी जताती हुई चली गई। अगले दिन अमन सुबह जल्दी उठ गया और तैयार होकर अपनी गाड़ी में बैठकर माँ को वृद्धा आश्रम से लेने चला गया। उधर आश्रम में शीला जी को वहाँ की संचालिका ने पहले ही बता दिया था कि आज उनका बेटा उन्हें लेने के लिए आ रहा है और अब वह 1 महीना अपने बेटे के घर पर ही रहेंगी। आज इतने दिनों के बाद अपने बेटे का चेहरा देखेंगी। ये सोचकर शीला जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, लेकिन फिर अगले ही पल इस बात से उदास भी हो गई कि उनका बेटा अपनी मर्जी से उन्हें लेने नहीं आ रहा, बल्कि माँ को अपने साथ रखना उसकी एक मजबूरी है। बुझे मन से शीला जी अपने कपड़े एक बैग में रखने लगी। बिस्तर के पास रखी मेज पर उन्होंने अपने छोटे से परिवार की तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें उनके पति राम कुमार जी ने अपने 1 साल के बेटे अमन को गोद में उठाया हुआ था। बैग में उस तस्वीर को रखने से पहले उसे उठाकर बड़े प्यार से निहारने लगी। शीला जी अपने अतीत में खो गई और उनके सामने अपने बेटे के बचपन की यादें जीवंत हो उठी। शीला जी अपने पति राम कुमार जी के साथ गांव में ही रहा करती थी। राम कुमार जी गांव में ही एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे, जबकि शीला जी स्वयं बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु समझदार और कुशल गृहिणी थी। गांव में उनका अपना पुश्तैनी घर था। बहुत अधिक खुशहाली तो नहीं थी, परंतु किसी चीज की कोई कमी भी नहीं थी। कमी थी तो बस ये कि शादी के 5 साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। न जाने कितने तीर्थ स्थलों पर माथा टेका, कितनी मन्नतें मांगी, आखिरकार भगवान ने उनकी सुन ली और अमन के रूप में उन्हें संतान प्राप्ति हुई। माता पिता बड़े ही लाड प्यार से अपने बच्चे को पालने लगे थे। नन्हा अमन तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाता था। अपने बेटे को देखकर फूले न समाते थे वे दोनों। पिता ने उसकी पढ़ाई में कभी पैसों की कमी नहीं आने दी। स्कूल के बाद उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी होने के बाद एक अच्छी सी कंपनी में उच्च पद की नौकरी हासिल कर ली। वो अपने साथ काम करने वाली रितु नाम की लड़की को पसंद करने लगा और जल्द ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। रितु एक आधुनिक लड़की थी जो एकदम बिंदास प्रवृत्ति की थी। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसके पिता ने पढ़ाई लिखाई के लिए उसे हॉस्टल भेज दिया था और पढ़ाई समाप्त होने के बाद उसने नौकरी करनी शुरू कर दी।
लेकिन इस दौरान वह कभी परिवार शब्द का मतलब ही नहीं जान पाई थी। जब अमन ने अपनी पसंद के बारे में अपने माता पिता को बताया तो शीला जी और राम कुमार जी ने अपने मन को ये सोचकर समझा लिया कि आजकल बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने बेटे की खुशी के खातिर इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। लेकिन रितु ने शादी होते ही अमन से स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि उसे अपने जीवन में किसी की भी दखल अंदाजी पसंद नहीं है और ना ही वह गांव में रहना चाहती है। रितु की बात सुनकर अमन हैरान रह गया था। उसने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। आखिरकार शहर में रहने के इरादे से कुछ दिनों बाद उन दोनों ने गुड़गांव की एक कंपनी में ज्वाइन कर ली और अपने माता पिता को छोड़कर बड़े शहर में ही उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली। गांव में शीला जी और रामकुमार जी मन महसूस कर रह गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। उनका बेटा अब 2 बच्चों का पिता बन चुका था और रामकुमार जी अपनी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। शीला जी और रामकुमार जी का बहुत दिल करता था कि अपने पोता पोती को खूब दुलार दे। कभी बच्चों से मिलने जाते भी तो 2-4 घंटे बिताकर आ जाते, लेकिन उनके बेटा बहू कभी उन्हें अपने साथ रहने के लिए नहीं कहते थे। लेकिन फिर भी दोनों गांव में एक साथ थे तो जीवन की गाड़ी सुचारू रूप से चल रही थी। परंतु एक दिन अचानक रामकुमार जी एक सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गए और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और उसी दिन शीला जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वो तो एकदम टूट चुकी थी। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही अमन तुरंत अपनी पत्नी और अपने बच्चों को लेकर गांव पहुंच गया और सारी रस्में निभाई। उनकी बहू रितु तो औपचारिकताएं निभाकर 4 दिन बाद ही बच्चों को लेकर वापस गुड़गांव लौट गई थी, जबकि अमन पूरे 15 दिन गांव में ही रुका था। सब कुछ उचित तरीके से निपटाकर ये कहकर वापस गुड़गांव चला गया कि जल्दी ही माँ को अपने साथ ही गुड़गांव ले जाएगा। एक दिन पड़ोसन हालचाल पूछने आई तो बातों ही बातों में शीला जी ने उन्हें बताया कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ ही शहर ले जाएगा। तो पड़ोसन बोली, अरे शीला, तुम भी क्या बात करती हो? अगर लेकर जाना होता तो पहले ही ना ले जाता। भाई साहब को तो गए कितने दिन बीत गए। ये बात सुनते ही शीला जी चौंक गई, लेकिन फिर भी अपने दिल को समझाते हुए बोली, अरे नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, वह मुझे लेकर जरूर जाएगा। परंतु बेटे की राह देखते देखते 6 महीने बीत गए। अमन उन्हें लेने नहीं आया। अब तो अकेलापन उन्हें ग्रसित करने लगा था और वह बीमार रहने लगी थी। इस बात का जब अमन को पता चला तो उससे रहा न गया। लेकिन जैसे ही उसने गांव जाकर माँ को शहर लाने की बात कही तो रितु लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई और साफ साफ कह दिया कि या तो इस घर में अपनी माँ को रखो या मुझे। परेशान होकर अमन ने अपनी माँ के लिए गुड़गांव में ही एक वृद्ध आश्रम में रहने का इंतजाम करवा दिया, जहाँ सुख सुविधा की हर वस्तु उपलब्ध थी। बस नहीं था तो उनका अपना परिवार, लेकिन फिर भी वहाँ उनका अच्छे से ख्याल रखा जाने लगा। सुबह उठकर अपने हम उम्र लोगों के साथ योग अभ्यास करने लगी और दिन में कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ लेती या फिर बागवानी में अपना समय देती। धीरे धीरे उनकी सेहत सुधरने लगी थी। आज उन्हें वृद्धाश्रम गए 5 साल बीत चुके थे। इस दौरान अमन कभी कभार अपनी माँ से मिलने आ जाया करता था, लेकिन इस बार शायद काम की व्यस्तता के कारण 6 महीने बीत गए। वह उनसे मिलने के लिए नहीं आया था। शीला जी अभी ये सब सोच ही रही थी कि पीछे से आवाज आई, माँ कैसी हैं आप? अमन ने माँ के चरणों को प्रणाम करते हुए कहा तो बेटे का चेहरा देखते ही शीला जी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। फिर सब कुछ भूलकर बेटे को ढेरों आशीर्वाद देने लगी। अमन उनका सामान गाड़ी में रखकर उन्हें अपने साथ बिठाकर ले गया। घर पहुंचकर डोर बेल बजाई तो रितु ने दरवाजा खोला। आज रितु ने अमन के कहने पर ऑफिस से छुट्टी ली थी। अपनी सासू माँ शीला जी को अपने सामने देखकर उसने कुछ हिचकिचाहट के साथ उनके पैर छुए। अमन उनका सामान अंदर रखने लगा और शीला जी अपनी बहू को देखकर मुस्कुराती हुई उसके सिर पर बड़े प्रेम से हाथ फेरने लगी और आशीर्वाद देने लगी। तो रितु भी फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, आइए माँ जी, अंदर आकर बैठिए। किसी के आने की आवाज सुनी तो बच्चे भी तुरंत दौड़े चले आए। मम्मी, आप किससे बात कर रही हैं? शीला जी की 6 साल की पोती बोली।
तभी शरारती लहजे में उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए उसका 8 वर्षीय भाई सोनू बोला, अरे देख तो हमारे घर पर मेहमान आए हैं। तभी पीछे से अमन आया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, बेटा ये कोई मेहमान नहीं है, ये तुम्हारी दादी माँ है। जब तुम छोटे से थे तब इनसे मिले थे। चलो जल्दी से उनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अपने पोता पोती से मिलकर शीला जी फूली न समाई। उन्होंने बच्चों को अपने सीने से लगाकर खूब लाड दुलार किया और गुड़िया को तो अपनी गोदी में ही बिठा लिया और बच्चों के साथ हंसने बतियाने लगी। लेकिन इधर अंदर ही अंदर रीतू के कलेजे पर सांप लौट रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि 2 कमरों के फ्लैट में वह अपनी सासू माँ के रहने की व्यवस्था कहाँ करे। मन ही मन उसे अपने पति पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर माँ को वृद्ध आश्रम से लेकर आना इतना ही जरूरी था तो उन्हें गांव क्यों नहीं छोड़कर आ गए। यहाँ मेरे सिर पर बिठाने की क्या जरूरत थी उन्हें। शीला जी अपनी बहू का स्वभाव जानती थी। रीतू का फूला हुआ चेहरा उसकी नाराजगी साफ साफ बयां कर रहा था, परंतु उसके इस रवैये को नजरअंदाज करते हुए बच्चों से कहने लगी, अरे बच्चों, तुम्हारी दादी इतने समय बाद तुम्हारे घर आई है तो क्या अपनी दादी को अपना कमरा नहीं दिखाओगे? हाँ दादी। तो अमन बोला, बच्चों अपनी दादी का सामान भी अपने कमरे में ही रख दो। आज से दादी तुम्हारे पास तुम्हारे कमरे में ही सोएंगी। रीतू ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया तो शीला जी दोनों बच्चों के साथ खाना खाने के लिए बैठी। अमन भी हाथ मुंह धोकर आ गया था। रीतू रसोई घर में सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक रही थी। तभी शीला जी बोली, एक बात तो अच्छी हो गई बेटा, बहुत दिनों से मेरा बच्चों के साथ समय बिताने का बहुत दिल कर रहा था। भगवान ने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। अब तो चाहे भगवान अपने पास भी बुला ले तो भी कोई गिला नहीं। माँ की ये बात सुनकर अमन की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्हें किसी तरह छिपाते हुए वह खाना खाने लगा। सब लोग बड़े चाव से खाना खा रहे थे, लेकिन सोनू ने बेमन से जरा सी चपाती खाई और प्लेट सरकाते हुए बोला, बस मुझे और भूख नहीं है। ये देखकर शीला जी बोली, अरे बेटा, तुमने तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। खाना नहीं खाओगे तो खेलने की ताकत कैसे आएगी? तभी अमन बोला, माँ, सोनू को पेट में इन्फेक्शन चल रहा है, जिस कारण उसे अक्सर पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत रहती है और भूख भी नहीं लगती। तो बेटा डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? दिखाया था माँ, पर दवाइयों का कुछ खास असर नहीं हो रहा है। कहते हुए अमन चिंतित हो उठा। शीला जी को आए अभी 1 दिन भी नहीं हुआ था कि दोनों बच्चे उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल गए थे। अगले दिन जब रीतू उठी तो देखा घड़ी में 7 बज रहे थे। ऑफिस को देर हो जाएगी ये सोचकर जल्दी से उठी और नहा धोकर अपने और बच्चों के लिए नूडल्स बनाने के लिए रसोई घर की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकली, वह ये देखकर हैरान रह गई कि रसोई घर खाने की खुशबू से महक रहा था। उसकी सासू माँ ने सुबह सुबह ही आलू गोभी की सब्जी और गर्मा गर्म पराठे बना दिए थे। ये देखकर रीतू को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, परंतु दूसरे ही पल शीला जी के प्यार भरे शब्दों ने उसकी शर्मिंदगी दूर कर दी। अरे उठ गई रीतू बेटा, तुम ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। मैंने सबके टिफिन तैयार कर दिए हैं, चाय नाश्ता भी तैयार है। जल्दी से नाश्ता कर लो, नहीं तो ऑफिस जाने को देर हो जाएगी। ठीक है माँ जी, लेकिन पहले मैं बच्चों को तैयार कर देती हूँ, मुस्कुराते हुए रीतू ने कहा। तो पीछे से बच्चों की आवाज आई, माँ, हम लोगों को तो दादी ने तैयार कर दिया है। आज दादी के साथ सुबह सुबह ही उठ गए थे। सारा नजारा देखकर रीतू आश्चर्यचकित रह गई थी। ऑफिस में लंच टाइम हुआ तो रीतू ने अपना टिफिन खोला, लेकिन उसके टिफिन को देखते ही उसके सहकर्मी हैरान रह गए और बोले, कमाल है रीतू, आज तुम नूडल्स या सैंडविच की बजाय पराठे और सब्जी लेकर आई हो। और इतनी मनमोहक खुशबू आ रही थी कि खाने को मन ललचा रहा है। लेकिन तुम्हारी जीवन शैली में इतना परिवर्तन आया कैसे? क्योंकि तुम्हें तो सुबह सुबह खाना बनाने का समय ही नहीं मिलता। तभी रीतू बोली, दरअसल बात यह है कि कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ हमारे घर रहने आई हैं। ये सब उन्होंने ही बनाया है। रीतू और उसके सहकर्मियों ने देसी घी के पराठे और चटपटी आलू गोभी की सब्जी का आनंद लिया और सब वाह वाह करते हुए उंगलियां चाटते ही रह गए। शाम के समय जब रीतू और अमन घर लौटे तो रीतू के आते ही गुड़िया बोली, मम्मी, आज हमें स्कूल में टिफिन खाने में बहुत मजा आया।
हर रोज मैगी नूडल्स और सैंडविच खा खा कर हम लोग बोर हो चुके थे। फिर सोनू ने कहा, हाँ मम्मी, आज मैंने अपना टिफिन पूरा खत्म किया है और मुझे पेट में दर्द भी नहीं हुआ। सच? सोनू की तबीयत में सुधार जानकर रितु और अमन खुश होते हुए बोले। तभी शीला जी सोनू को सहलाते हुए बोली, और आगे से कभी दर्द होगा भी नहीं। अब देखना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अपने बच्चों को दादी माँ का प्यार मिलते देख अमन बहुत खुश था। शीला जी ने देखा कि दोनों बच्चे थोड़ी थोड़ी देर बाद बाजार के चिप्स और बिस्कुट की डिमांड करते हैं, तो उन्होंने बच्चों के लिए घर पर ही देसी घी और आटे की पिनिया, आलू के चिप्स और नमकीन मठरी बनाकर रख दी। दादी के बनाए इन स्नैक्स के आगे अब बच्चों को पैक्ड फूड बेकार लगने लगा था और साथ ही उनकी सेहत में भी सुधार हो रहा था। उधर सासू माँ के आने से रितु को तो जैसे बच्चों की चिंता ही नहीं रही थी। बच्चों के स्कूल से आने के बाद शीला जी उनका खूब संभाल करती थी। जो बच्चे पहले स्कूल से आते ही टीवी या मोबाइल में व्यस्त हो जाते थे, वह बच्चे अब अपनी दादी माँ के साथ समय बिता रहे थे। दादी के साथ में वो दोनों अच्छी अच्छी बातें और संस्कार सीख रहे थे। एक रात रितु पानी पीने के लिए उठी तो बच्चों के कमरे से आती कुछ आवाजों ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। झांक कर देखा तो शीला जी बड़े प्यार से दोनों को धार्मिक कहानियां सुना रही थी। दोनों बच्चे दादी के इर्द गिर्द लेटे हुए बड़े ध्यान से सुन रहे थे। ये दृश्य देखकर रितु बहुत प्रभावित हुई। शीला जी बहुत अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु हिंदी भाषा की उन्हें अच्छी जानकारी थी और ये बात अमन जानता था, क्योंकि रितु बाकी सभी विषय उन्हें अच्छे से पढ़ाती थी, लेकिन हिंदी विषय नहीं पढ़ा पाती थी। वे दोनों हिंदी की पढ़ाई करते समय अपनी दादी के पास आकर बैठने लगे और दादी बड़े ही अच्छे तरीके से उन्हें सब समझा देती। और तो और, जो घर पहले हमेशा बिखरा रहता था, शीला जी के आने के बाद साफ सुथरा और व्यवस्थित रहने लगा। घर में आते ही रितु और अमन को एक सुखद एहसास होने लगा था। अपनी सासू माँ के प्रति रितु के मन में एक अपनत्व और प्यार पनपने लगा था। शाम को ऑफिस से आने के बाद रितु सबके लिए चाय बनाती और सब लोग एक साथ बैठकर गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते। शीला जी को अपने बेटे के घर आए हुए महीना होने को आया था। तभी एक दिन वृद्ध आश्रम से भी फोन आ गया, मिस्टर अमन, नई बिल्डिंग तैयार हो गई है, अब आप अपनी माता जी को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। इतना सुनते ही अमन चौंक गया। इस एक महीने के समय में वह ये भूल ही गया था कि वह अपनी माँ को केवल कुछ समय के लिए यहाँ पर लेके आया है, लेकिन माँ को वापस छोड़ने जाने का उसका बिल्कुल भी दिल नहीं था। भरे गले से उसने रितु से माँ को छोड़ने की बात कही तो रितु भी कुछ परेशान सी हो गई। फिर बोली, क्या माँ जी भी यहाँ से जाना चाहती हैं? तो अमन ने कहा, नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके आने से तुम्हें परेशानी हो रही होगी, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं कल ही माँ को छोड़ आऊंगा। इस बात पर रितु आंखें तरेर कर अमन की ओर देखने लगी। काफी देर तक बैठे हुए कुछ सोचती रही। अगले दिन रितु ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आते ही अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसे परेशानी की हालत में देखकर शीला जी उसी समय उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ लगाकर देखा तो तप रहा था। बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, परेशान होते हुए शीला जी बोली और जल्दी से जाकर दवाइयों के डिब्बे में से बुखार की दवाई निकाल कर ले आई। दवाई देकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। थोड़ी देर में ही बुखार कम हो गया तो शीला जी तुलसी और अदरक वाली चाय बनाकर ले आई, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। अब तक अमन भी घर लौट चुका था, लेकिन रितु को क्या परेशानी है शीला जी के समझ में नहीं आ रहा था। बिना कुछ बताए वह बस रोती ही जा रही थी, लेकिन शायद अमन रितु के रोने का कारण जानता था, इसलिए जानबूझकर उसने अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए उनका सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी रितु अपनी सासू माँ को लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, आपके प्यार को समझने में मैंने बहुत देर कर दी। बचपन से ही ईश्वर ने मुझे माँ का प्यार से वंचित रखा और जब सासू माँ के रूप में मुझे माँ मिली तो मैं आपकी ममता को पहचान ही नहीं पाई।
ऐसा निस्वार्थ प्रेम तो केवल एक माँ ही अपने बच्चों के साथ कर सकती है। अपनी बहू रीतू के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुनकर शीला जी भी भाव विभोर हो उठी और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी रीतू बोली, माँ जी, अब आप यहीं हमारे साथ रहेंगी। इस आधुनिक जीवन की भागदौड़ में मैं आज तक समझ ही नहीं पाई थी कि हमारे बड़ों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। दादा दादी द्वारा दिए गए संस्कार और शिक्षा का बच्चों के जीवन पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ये मैंने आपके साथ रहने के बाद देखा। सच कहूँ तो परिवार शब्द का अर्थ भी मुझे आपके साथ रहने के बाद ही पता चला है। ऐसा कहते हुए उसने अपनी सासू माँ के गले में अपनी बाहें डाल दी और फिर से रोने लगी। चल हट पगली, इतना भी कोई रोता है क्या? शीला जी ने उसे प्यार से कहा और उसकी आंखों के आंसू पोंछते हुए बोली, अरे अपनी बहू से इतना प्यार पाने के बाद मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। तभी पीछे से दोनों बच्चे आए और दादी माँ की टांगों को कसकर पकड़ लिए। फिर शरारती लहजे में बोले, जाना भी चाहोगी तो भी जाने नहीं देंगे दादी। बच्चों की इन बातों से घर का माहौल खुशनुमा हो उठा और पूरा घर हंसी ठहाकों से गूंजने लगा। सोचने वाली बात है कि आखिर इंसान भगवान से औलाद क्यों मांगता है? इसलिए कि बुढ़ापे में बच्चे उनकी लाठी बने और जिंदगी का आखिरी दौर आसानी से अपने पोते पोतियों के साथ हंसते खेलते गुजर जाए। माँ बाप बच्चों के लिए हर कुर्बानी देते हैं, उन्हें हर सुख सुविधा देकर पालते हैं। इसलिए बच्चों का भी फर्ज बनता है कि जीवन की इस संध्या बेला में जब बुजुर्गों को उनके साथ की आवश्यकता होती है तो उन्हें माता पिता के लिए वो सब कर्तव्य निभाने चाहिए जिनकी आशा वे उनसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।